नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जंक्शन पे। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मनु द्वारा रचित मनुस्मृति की, जिसमें उनके द्वारा दिए गए सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की। तो साथियों, आप सब जो मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले और बटन को दबा दें। साथियों, इस वीडियो में मनु द्वारा दिए गए सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की बहुत से ऐसी चर्चाएं हैं जो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाएं तथा सभी परीक्षाओं में आती रहती हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सर्वप्रथम हम मनु के जीवन परिचय को जानेंगे। सनातन धर्म के अनुसार आचार्य मनु का जन्म आज से लगभग 19,700 वर्ष पूर्व हुआ था। मनु संसार के प्रथम पुरुष हैं। इनके प्रथम स्वरूप का नाम स्वयंभू है, अर्थात स्वयं उत्पन्न, यानी बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण ये स्वयंभू कहलाएं। मान्यता यह है कि इन्हीं स्वयंभू नामक प्रथम पुरुष और शतरूपा नामक प्रथम स्त्री की संतान होने के कारण ही हम मानव या मनुष्य कहलाएं। स्वयंभू को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, यानी इस संसार का आरंभ ही इन्हीं से होने की बात कही गई है। प्राचीन भारतीय विचारक आचार्य मनु मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, जिसका दूसरा नाम मनुस्मृति के रूप में विख्यात है। यह धर्मशास्त्र पर लिखी गई एक ग्रंथ है, जिसमें राज्यशास्त्र का भी विवेचन किया गया है। इतिहासकार नराहर पुरंदर के अनुसार स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा यह धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति कहलाया। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय व 2684 श्लोक हैं। प्राचीन भारत में धर्म ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, सैनिक और नैतिक व्यवस्था का एकमात्र सूत्र था। समाज दर्शन के माध्यम से आचार्य मनु ने संगठित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसमें सामाजिक संगठन के सिद्धांतों एवं विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के दायित्व आदि का विस्तार से वर्णन किया है। मनुस्मृति में उल्लेखित सामाजिक व्यवस्था के 2 प्रमुख अंग हैं। पहला है वर्ण व्यवस्था तथा दूसरा है आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत मनु और कार्य के आधार पर समाज को 4 वर्गों में विभाजित करता है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा शूद्र है। दूसरे की बात करें तो आश्रम व्यवस्था में उन्होंने पहला ब्रह्मचार्य का आश्रम रखा, दूसरा गृहस्थाश्रम रखा, तीसरा वर्णाश्रम और चौथा आश्रम उन्होंने संन्यास आश्रम को रखा है। चलिए वर्ण व्यवस्था की बात कर लें तो ब्राह्मण पहले आते हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसलिए मनु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दर्शन का केंद्र बिंदु ब्राह्मणों को ही बताया गया है। उसके मतानुसार वे वेदों को धारण करने वाले हैं, अतः ब्राह्मणों को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी भी माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मणों के कर्तव्यों के बारे में कहा गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना और लेना आदि। मनु ने इस वर्ग को ज्ञान का भंडार भी बताया है। इसके बाद क्षत्रिय धर्म की बात करें तो क्षत्रियों का प्रमुख कार्य शासन का संचालन करना, प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, दान देना, शरण देना, अध्ययन करना आदि है। ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें शक्ति से संबंधित कार्य सौंपे गए। मनु ने इन्हें शक्ति का प्रतीक बताया है अपने मनुस्मृति में। और वैश्य की बात करें तो वैश्य को मनु ने आर्थिक व्यवस्था के संचालन एवं आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व सौंपा है। इनके प्रमुख दायित्व में व्यापार करना, पशुपालन करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, कृषि कार्य आदि करना और ब्याज का लेन देन, उत्पादन आदि संबंधित कार्य करना शामिल है। सबसे आखिरी में इन्होंने शूद्र की बात की है।
मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था से सबसे निम्नतम स्थान शूद्रों को दिया है। मनुस्मृति में बताया गया है शूद्रों का प्रमुख कार्य इन तीनों वर्गों को जो पहले बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका सेवा करना है। इन्हें वेदों के अध्ययन तथा शिक्षा प्राप्ति से वंचित रखा है। इसके इन्हीं विचारों के कारण ही वर्तमान में इसकी कड़ी आलोचना की जाती है। उसके विचारों को सामयिक और अप्रासंगिक बताया जाता है, जिस कारण दलित वर्ग मनुस्मृति की होली भी जलाते हैं। आश्रम व्यवस्था में उन्होंने बात की है, सर्वप्रथम मनु के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन को विभिन्न भागों में विभाजित किया है। विभाजन में व्यक्ति की आयु के अनुसार आश्रम और दायित्व का निर्धारण किया गया है। मनु ने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते हुए 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में बांटा है। मनु की इस व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ आश्रम 75 वर्ष की आयु तक तथा संन्यासाश्रम 100 वर्ष की आयु तक रखा है। मनु ने बताया है कि इस काल में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करे, वेदों का अध्ययन करे, आलस्य छोड़े, दूसरों की निंदा छोड़े, मिथ्या भाषण से बचे, गुरु की आज्ञा का पालन करे तथा सेवा भावी बने। दूसरे गृहस्थ आश्रम में मनु ने बताया है कि गृहस्थ जीवन में परिवार के पालन पोषण को महत्ता दी है। एक गृहस्थ सभी गुणों से संपन्न कन्या से विवाह करने के पश्चात अपने गृहस्थ आश्रम में निवास करे। तीसरे आश्रम में उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को बताया है। मनु के इस अवस्था में व्यक्ति संपत्ति, गृह आदि मोह माया के बंधन को त्याग कर अपनी पत्नी सहित या अकेले वनप्रस्थी बने। इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखना मनु ने आवश्यक बताया है, क्योंकि जंगलों में जाना और उस समय इंद्रियों पर नियंत्रण रखना एक आवश्यक बात है। मनु के सामाजिक विचार में सबसे चौथा संन्यास आश्रम है। मनु के अनुसार इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को सभी शरणों से मुक्त होना चाहिए। मानव जीवन का यह अंतिम आश्रम है। व्यक्ति के जीवन का उच्चतम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। यह लक्ष्य आश्रम व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, ऐसा मनु ने अपने मनुस्मृति में कहा है। अब बात करते हैं मनु के राजनीतिक विचारों की। तो आचार्य मनु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति में जहाँ राजतंत्र का उल्लेख किया है, वहीं उन्होंने राजा की दैवोत्पत्ति के सिद्धांत का भी विवरण दिया है। वस्तुतः धर्म ही मानव धर्मशास्त्र का मूल मंत्र है। अतः राजा के दैवत्व की स्थिति प्रदान करने का अर्थ है उसे सर्वमान बनाना। इस दृष्टि से प्रायः मनु महाराज पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को अधिनायक या संपूर्ण सत्ताधारी बना दिया है, जिसके प्रत्येक आदेश के आगे नतमस्तक होना प्रजा का पावन कर्तव्य है। ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के निमित्त वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि, इंद्र तथा कुबेर के सर्वोत्तम अंशों के संयोग से राजा की सृष्टि की है। प्राचीन भारतीय चिंतक के इतिहास में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जो वर्तमान राजनीति विज्ञान की आधारशिला है। इनमें से सप्तांग सिद्धांत भी एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 प्रकृतियां होती हैं, जो राज्य का निर्धारण करती हैं। सभी प्रकृतियों का एक विशेष महत्व होता है और ये प्रकृतियां एक दूसरे के साथ मानव शरीर के विभिन्न अंगों के समान जुड़ी हुई होती हैं। मनुस्मृति के 9वें अध्याय में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा पूर्व, चौथा राष्ट्र, 5वां कोष, 6ठा दंड और 7वां मित्र के रूप में बताया गया है। तो आइए पहला बात करते हैं राजा की। मनु राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग करता है। स्वामी से आशा है कि राज्य की समस्त शक्ति उसमें निवास करेगी और वही वास्तविक प्रयोग करता होगा, अर्थात राजा ही स्वयं प्रभु होगा।
उसके अनुसार राजा के बिना राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। राजा राज्य की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का प्रतीक होता है, लेकिन मनु का मानना है कि राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्व के प्रति अटूट निष्ठा और नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। दूसरे में उसने मंत्री की बात की है। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता, अतः राजा के द्वारा योग्य मंत्रियों के परामर्श से ही राज्य के कार्य किए जाने चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया है। तीसरे में उन्होंने पूर्व की बात की है। पूर्व का अर्थ है किला, परकोटा, दुर्ग या राजधानी। मनु का मत है कि पूर्व यानी पूर्णतः सुरक्षित दुर्ग ऐसे दुर्गम इलाकों में निर्माण करना चाहिए जहां शत्रु की सेना आक्रमण न कर सके, यानी राज्य सुरक्षित रहे। मनु पूर्व की श्रेणियों का उल्लेख करता है, जिनमें प्रमुख है धन वन वन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। इस तरह से मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग का महत्व का प्रतिपादन किया है। चौथे नंबर पर उन्होंने राज्य को रखा है। जिस प्रकार आधुनिक राज्य में निर्माणक के जनसंख्या और निश्चित भूभाग को स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मनु राज्य का प्रयोग करते हैं। छठे में उन्होंने दंड का बात किया है। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। इसका भी शक्तिशाली होना आवश्यक है, अर्थात कोई भी शत्रु जब चाहे तब उस पर आक्रमण कर सकता है। अतः राजा को सभी साधन अपनाकर अपनी सेना को साधन संपन्न बनाना चाहिए। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये अंग हैं हस्ती सेना यानी हाथी पर चलने वाले, रथ सेना और अश्व सेना जो घोड़ा पर चलते हैं, जल सेना जो नेवी है तथा पैदल सेना जो मिलिट्री होती है। ये सभी सेनाओं की चर्चा मनु ने अपनी मनुस्मृति में की है। फिलहाल ये इसमें से बहुत से सेना अभी भी हमारे देश की या अन्य देशों के काम में आती हैं। मित्र इन्होंने 7वें में रखा है। मित्र भी सप्तांग सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व है। इससे आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनुष्य सहित प्राचीन भारत के सभी राजनीतिक चिंतकों ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य की अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने बहुत जरूरी है। ऐसा मित्र ऐसा होना चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी उसका साथ दे। इस प्रकार मनु का सप्तांग सिद्धांत आधुनिक राज्य के निर्माणक तत्वों के समान ही है। आज जहां जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता को राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है, वहीं मनु सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह सिद्ध करने का प्रयास किए हैं कि राज्य के बुनियादी इन्हीं तत्वों पर टिकी हुई है। आइए अब कुछ विशेष टिप्पणियों की बात करते हैं। मनु के वन व्यवस्था को ही न्यायिक सिद्धांत के रूप में पाश्चात्य राजनीति विचारक प्लेटो अपनाते हैं। मनु के समाज दर्शन का मूल उद्देश्य संगठित समाज व्यवस्था की स्थापना करना है। मनु के समाज दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता व योग्यता के अनुसार उन्हें दायित्व दिए जाते हैं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करें और बताएं।